हेलो, नमस्कार दोस्तों। अक्सर शेयर मार्केट में हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में सुनते हैं, कॉल के बारे में सुनते हैं और पुट के बारे में सुनते हैं। नए ट्रेडर्स को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग एक्चुअल में होती क्या है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। तो आज हम कोशिश करेंगे इन सब टर्म्स को आसान से एग्जाम्पल से समझने की। ऑप्शंस एक तरीके का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। वैसे तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स कई तरीके के होते हैं, ऑप्शंस उनमें से एक होता है। इसमें फिजिकल एसेट्स को डायरेक्ट ट्रेड करने की बजाय हम लोग एक तरीके का प्रॉमिस करते हैं कि हम फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम में हम इसको बाई या सेल करेंगे। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी रादर देन एन ऑब्लिगेशन। तो अगर हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करें तो फ्यूचर में हमें कुछ भी बाई करने की जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको कॉल ऑप्शन बोलते हैं, और फ्यूचर में कुछ भी बाई सेल करने की अपॉर्चुनिटी को हम लोग पुट ऑप्शन बोलते हैं। और इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए हम लोग सेलर को कुछ अमाउंट देते हैं। इस अमाउंट को प्रीमियम बोला जाता है। अब हम कॉल एंड पुट को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर एक बायर है जिसका नाम ए है और एक सेलर है जिसका नाम बी है, और उस सेलर बी के पास एक पीस ऑफ लैंड है जिसकी कीमत अभी 50 लाख रुपए है। अब ए को यह लगता है कि ये जो पीस ऑफ लैंड बी के पास है, उस लैंड के पास अगले 6 महीनों में जल्दी ही बहुत बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट आने वाला है। अगर वो हाईवे प्रोजेक्ट अगले 6 महीने में आ जाता है तो इस लैंड की कीमत बढ़ के 1 करोड़ या ज़्यादा भी हो सकती है। अब ए बी से बात करता है कि आपके पास जो भी पीस ऑफ लैंड है वो आप मुझे दे दीजिए, और उसके बदले में मैं आपको उस पीस ऑफ लैंड का करंट मार्केट प्राइस जो कि 50 लाख रुपए है वो देने के लिए एग्री हो जाता हूँ। अब ये डील करते टाइम ए के मन में एक दुविधा हो जाती है कि जैसा मैंने सोचा है कि इस पीस ऑफ लैंड के पास अगले 6 महीने में एक बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट आने वाला है। अगर अगले 6 महीने में ये प्रोजेक्ट मटेरियलाइज नहीं आता अगर ये प्रोजेक्ट, तो ये सौदा मेरे लिए फ़ायदे का नहीं रहेगा और मैं अननेसेसरीली स्टक हो जाऊंगा इस पीस ऑफ लैंड के साथ। अब इस दुविधा के बीच में ए बायर बी सेलर के पास जाता है और उसको बोलता है कि आप मुझे एक फैसिलिटी दीजिए या एक ऑप्शन दीजिए, और उस ऑप्शन या फैसिलिटी के बदले में मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। अब फैसिलिटी या ऑप्शन क्या होगा कि बाय द एंड ऑफ 6 मंथ्स या तो मैं आपसे लैंड बाई नहीं करूंगा, और अगर करूंगा तो आप मुझे लैंड आज के मार्केट प्राइस पे ही देंगे जो कि 50 लाख रुपए है। मतलब ए कहता है कि मेरा ही डिसीजन होगा कि मैं इस राइट को एक्सरसाइज करूंगा कि मैं चाहूँ तो लैंड को बाई करूं, चाहे तो लैंड को बाई ना करूं बाय द एंड ऑफ 6 मंथ्स। और इस बात के लिए बी एग्री हो जाता है और वो उससे 5 लाख रुपए ले लेता है जो कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट रहेगा। इस अमाउंट को हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। अब अगले 6 महीनों में लैंड का प्राइस 3 तरीके से मूव होगा। अब जो न्यूज़ ए के पास थी कि इस पीस ऑफ लैंड के पास अगले 6 महीनों में नया हाईवे का प्रोजेक्ट आना है और वो हाईवे प्रोजेक्ट आ जाता है, और वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की वजह से इस लैंड का प्राइस बढ़ के 1 करोड़ हो जाता है। हम ये मान के चलते हैं कि अगले 6 महीनों में इस लैंड का प्राइस बढ़ के 1 करोड़ हो जाता है। अब दूसरे सिनेरियो में हम ये मान के चलते हैं कि जो न्यूज़ ए के पास थी कि हाईवे का प्रोजेक्ट आएगा अगले 6 महीनों में इस लैंड के पास, वो न्यूज़ गलत साबित हो जाती है और किसी और नेगेटिव न्यूज़ की वजह से इस लैंड का प्राइस गिर के 40 लाख हो जाता है अगले 6 महीनों में। और तीसरे सिनेरियो में ये हो सकता है कि उस लैंड के पास
कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, मतलब ना कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट्स होता है ना ही कोई नेगेटिव सेंटीमेंट्स होता है। और अगले 6 महीनों के अंदर लैंड का प्राइस फ्लैट रहता है, सेम रहता है, वही 50 लाख का 50 लाख। अब हम पहले वाले केस से ऑप्शन को समझते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि अगले 6 महीनों में लैंड का प्राइस बढ़ के 1 करोड़ हो गया है। अब ए बी से ये पीस ऑफ लैंड 50 लाख में ले लेता है, जिसका करंट मार्केट प्राइस अब बढ़ करके 1 करोड़ हो गया है। अब क्योंकि ए ने बी से कुछ टाइम पहले ऑप्शन बाई किया था कि अगले 6 महीनों में जब भी मैं आपसे लैंड परचेज करूंगा आप मुझे उसी रेट पे लैंड को देंगे जो रेट उस टाइम था जिस टाइम ये डील एग्जीक्यूट हुई थी। यानी कि जिस टाइम ये डील एग्जीक्यूट हुई थी उस टाइम लैंड का रेट 50 लाख रुपए था। तो अब वो डिमांड करता है बी से कि अब आप ये लैंड मुझे दीजिए 50 लाख में, और बी ओबलाइज्ड है उसको देने के लिए, बाउंड है उसको 50 लाख में देने के लिए, क्योंकि उसके बदले में बी ने ए से 5 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल अमाउंट का लिया था। अब इस केस में जब लैंड का प्राइस बढ़ के 1 करोड़ हो गया है तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। आप देखेंगे कि करंट वैल्यू लैंड की हो गई है 1 करोड़, जो कि ए को मिली थी 50 लाख में, जिसके बदले में उसने 5 लाख रुपए प्रीमियम का दिया था, ऑप्शन का दिया था। तो उसका टोटल प्रॉफिट हो गया 45 लाख रुपीस। अब अगर इसी लैंड की वैल्यू बढ़ के 2 करोड़ रुपए हो जाती तो बायर का प्रॉफिट जस्ट 1 करोड़ से बढ़ जाता और 1 करोड़ 45 लाख हो जाता। तो अब जब लैंड का रेट बढ़कर 1 करोड़ रुपए हो गया है तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे सेलर ने बायर को लैंड 50 लाख में ही दी, जिसका करंट मार्केट वैल्यू 1 करोड़ हो गया, तो उसको वहाँ पे 50 लाख का नुकसान हो गया। और इस ऑप्शन के बदले में उसने बायर से 5 लाख रुपए रिसीव किए थे, जिसके बदले में उसको ये लैंड 50 लाख में देनी पड़ी। तो उसका टोटल लॉस यहाँ पे 45 लाख रुपीज़ हो गया है। सेम अगर यही लैंड का रेट बढ़ के अभी 2 करोड़ हो जाता तो इसका लॉस बढ़ के 1 करोड़ 45 लाख रुपए हो जाता। अब इस दूसरे केस में हम ये मान के चलते हैं कि अगले 6 महीनों में किसी भी नेगेटिव न्यूज़ की वजह से लैंड का प्राइस गिर के 40 लाख रुपए हो गया। तो अब ए ने क्योंकि 6 महीने का ऑप्शन बाई किया था कि अगले 6 महीने में या तो मैं आपसे लैंड को बाई करूंगा या बाई नहीं करूंगा, तो यहाँ पे ए को लगता है कि क्योंकि लैंड का प्राइस गिर के 40 लाख हो गया है तो इसमें 10 लाख का ऑलरेडी नुकसान हो गया, तो मैं इस लैंड को बाई नहीं करता। तो अपने इस डिसीजन से वो बी को अवगत करा देता है कि मैं इस लैंड को नहीं ले रहा हूँ। तो बी मान जाता है और उसको मानना ही पड़ेगा क्योंकि बी ने 5 लाख रुपए प्रीमियम अमाउंट इसी बात के ले रखे थे। तो इस वाले केस में बी वो 5 लाख रुपए प्रीमियम अपने पास रख देता है और वो डील 6 महीने बाद ख़त्म हो जाती है। तो अब इस वाले केस में जहां लैंड का प्राइस 50 लाख से गिर के 40 लाख हो जाता है 6 महीनों में, हम प्रॉफिट एंड लॉस को बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बायर ने लैंड को बाई नहीं किया है, उसको यहाँ पे 5 लाख के प्रीमियम का नुकसान हो गया जो कि उसने ऑप्शन बाई करने के लिए सेलर को दिया था। तो यहाँ पे उसका नुकसान 5 लाख रुपए का हो गया। अब यहाँ इस वाले केस में प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सेलर को अपनी लैंड भी उसको नहीं देनी पड़ी और बदले में उसको 5 लाख का प्रीमियम मिल गया जो कि उसने ऑप्शन सेल करने के दौरान बायर से लिया था। तो यहाँ पे इस वाले केस में जहाँ पे प्राइस गिर जाता है, ऑप्शन का प्राइस गिर जाता है, वहाँ पर सेलर को फ़ायदा हो गया। अब हम तीसरे केस में ये मान के चलते हैं कि प्राइस 6 महीनों में सेम रहा, मतलब ना ही कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट हुआ जिसकी वजह से रेट बढ़ जाए, ना ही कोई नेगेटिव सेंटीमेंट्स हुए जिसकी वजह से रेट गिर जाए, प्राइस सेम रहे 6 महीनों में। अब इस वाले केस में भी
जहाँ एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स लैंड के प्राइस में किसी तरीके की कोई मूवमेंट नहीं होती है। यहाँ पे बायर को लगता है कि मुझे इस डील से बाहर हो जाना चाहिए, मुझे इस लैंड को बाई नहीं करना चाहिए, तो ही सिंपली वॉक्स अवे फ्रॉम द डील एंड फॉरफिट्स द प्रीमियम अमाउंट। तो इस वाले केस के अंदर भी सेलर 5 लाख रुपए प्रीमियम अपने पास रख लेता है और ए इस डील से सिंपली बाहर हो जाता है। तो इस वाले केस में जहाँ पे एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स प्राइस सेम रहता है, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस को बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बायर को वही 5 लाख रुपए का प्रीमियम का नुकसान हुआ है, लैंड उसने बाई नहीं करी थी, तो उसका टोटल लॉस सिर्फ 5 लाख रुपए रहा, जो कि प्रीमियम अमाउंट था जो कि ऑप्शन बाई करते टाइम उसने दिए थे। अब इसी केस को जब एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स लैंड का रेट सेम रहता है, तो अब हम इस वाले केस में प्रॉफिट एंड लॉस को सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेलर को फ़ायदा 5 लाख रुपये प्रीमियम का हुआ, लैंड उसकी उसी के पास रही, तो यहाँ पर उसका टोटल प्रॉफिट भी 5 लाख रुपये रहा। अब इन सभी एग्जाम्पल्स को जो हमने अभी देखे हैं, जहाँ पे बायर को लग रहा था कि पर्टिकुलर चीज़ का रेट बढ़ेगा और सेलर को लग रहा था कि पर्टिकुलर चीज़ का रेट नहीं बढ़ेगा, इन सब बातों को अब हम शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो यहाँ पे जो बायर था ए, उसको शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल बायर बोलेंगे, और जो सेलर था बी, उसको यहाँ पे हम कॉल सेलर बोलेंगे। कॉल बायर वो होता है जिसका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा बुलिश रहता है, उसको हमेशा लगता है कि किसी चीज़ का रेट बढ़ेगा, जबकि कॉल सेलर का रेट पॉइंट ऑफ व्यू इस वाले केस में हमेशा बेरिश रहता है, उसको लगता है कि पर्टिकुलर चीज़ों का रेट नहीं बढ़ेगा। अब क्योंकि कॉल बायर को लग रहा था कि रेट बढ़ेगा, इसीलिए उसने कॉल बाई करी थी, और कॉल सेलर को लगा था कि रेट नहीं बढ़ेगा, इसीलिए उसने कॉल सेल करी थी। अगर कॉल सेलर को पता होता कि रेट बढ़ेगा तो कॉल सेल करता ही नहीं। तो पहला मेन पॉइंट हुआ कि कॉल बायर हमेशा बुलिश होता है और कॉल सेलर हमेशा बेरिश होता है। दूसरा, कॉल बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, जैसा हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा था। 50 लाख वाली लैंड का रेट बढ़ के 1 करोड़ भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है, 3 करोड़ भी हो सकता है, तो सारा फ़ायदा कॉल बायर को मिलता है और उसको नुकसान सिर्फ उतना ही होता जितना उसे प्रीमियम दिया है। जबकि इसके अपोजिट कॉल सेलर को अनलिमिटेड नुकसान हो सकता है, क्योंकि कॉल सेलर ने सिर्फ थोड़े अमाउंट का प्रीमियम लिया था और उसके बदले में उसने कॉल को सेल कर दिया था, लेकिन बाद में उसकी उम्मीद के अपोजिट लैंड के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे उसको सारा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो कॉल बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है और कॉल सेलर को अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तीसरा, कॉल बायर को लिमिटेड लॉस होगा, कॉल बायर को सिर्फ उतना ही लॉस होगा जितना प्रीमियम उसने पे किया है, जबकि कॉल सेलर को इस वाले केस में लिमिटेड प्रॉफिट होगा, मतलब जितना प्रॉफिट उसने प्रीमियम के तौर पे कमाया था। तो अगर हम लोग समराइज़ करें तो हम देखते हैं कि कॉल बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है और लिमिटेड लॉस होता है, और वो हमेशा मार्केट के लिए बुलिश होता है, जबकि इसके अपोजिट कॉल सेलर मार्केट के प्रति बेरिश होता है, उसको अनलिमिटेड नुकसान हो सकता है और उसका प्रॉफिट लिमिटेड होता है। तो कॉल वाले ऑप्शंस के अंदर बायर को हमेशा राइट मिलता है एंड इट गिव्स ऑब्लिगेशंस टू सेलर। राइट इज़ ओनली अवेलेबल टू द बायर, मतलब ये बायर की इच्छा पर डिपेंड करता है कि जितने टाइम का उसने ऑप्शन लिया हुआ है वो चाहे तो उस ऑप्शन एग्जीक्यूट करे या ना करे, और सेलर को उस ऑब्लिगेशन को मानना पड़ता है और उसके बदले में उसको प्रीमियम मिलता है। अब हम कॉल की तरफ पुट को समझते हैं। पुट इज़ जस्ट अपोजिट टू द कॉल। जैसे कॉल के अंदर बायर का पॉइंट ऑफ व्यू बुलिश था, मतलब बायर को कॉल के अंदर लगता था कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर किसी चीज़ का रेट बढ़ेगा, जबकि अगर हम पुट को देखते हैं तो इस वाले केस में बायर को लगता है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर किसी चीज़ का रेट गिरेगा। सेम जैसे
कॉल के अंदर सेलर को लगता था कि रेट नहीं बढ़ेगा, ऐसे ही पुट के अंदर जैसे बायर को लग रहा है कि रेट गिरेगा और सेलर को लगेगा कि रेट नहीं गिरेगा। जब हम लोग पुट ऑप्शन बाई करते हैं तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि अंडरलाइंग स्टॉक की वैल्यू गिरेगी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, और जब हम लोग पुट ऑप्शन सेल करते हैं तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि अंडरलाइंग स्टॉक की वैल्यू सेम रहेगी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में या कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड के दौरान। अब हम लोग पुट बाई का एक एग्जांपल लेते हैं। इस वाले एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि हम लोग एक रिलायंस का अंडरलाइंग बाई कर रहे हैं अक्टूबर के मंथ का, जिसका करंट प्राइस 2560 है, यानी कि 2560 रुपये है। हम ये मान के चल रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में रिलायंस का ये अंडरलाइंग 2560 रुपये से नीचे गिरेगा, इसलिए हम लोग पुट बाई किया। तो रिलायंस के इस पुट को बाई करने के लिए जहां हम ये मान के चल रहे कि अक्टूबर के महीने में इसका प्राइस गिरेगा, हम लोग इसको बाई करने के लिए सेलर को प्रीमियम दे रहे हैं 77 रुपीज़ 10 पैसे का। सेम जैसे हमने कॉल बाई करते टाइम दिया था, ऐसे ही हम लोग पुट बाई करते टाइम सेलर को प्रीमियम दे रहे हैं कि इसका रेट अक्टूबर के महीने में गिरेगा। यहाँ पे सेलर ये मान के चल रहा है कि नहीं गिरेगा, बायर मान के चल रहा है कि गिरेगा। अब हम पहला एग्जांपल लेके चलते हैं कि अक्टूबर के महीने में रिलायंस का प्राइस गिर जाता है, मतलब इसी एक्सपेक्टेशन से कि अक्टूबर के महीने में रिलायंस का प्राइस गिरेगा, बायर ने पुट ऑप्शन बाई किया था और उसके बदले में 72 रुपीज़ 50 पैसे प्रीमियम दिए थे। अब हम यहाँ ये मान के चलते हैं कि प्राइस 2560 रुपये से गिर के 2400 रुपये तक आ गया है, तो इस वाले केस में हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? हमें डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। इसको हम दूसरे पिक्चर से देख पा रहे हैं कि हमारे को प्रॉफिट 160 रुपये का हो रहा है। हमने 2560 रुपये का रिलायंस का अंडरलाइंग बाई किया था, अब अक्टूबर के महीने में उसका रेट गिर के 2400 रुपये हो गया, तो 160 रुपये का हमारे को यहाँ फ़ायदा हो गया। हमने प्रीमियम पे किया था 72 रुपीज़ 50 पैसे का, तो हमारा नेट प्रॉफिट हो रहा है 87.50 का। यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर अंडरलाइन का प्राइस अक्टूबर के महीने में सेम रहता है तो बायर को कोई सेंस नहीं लगता कि इस ऑप्शन को एग्जीक्यूट करे, वो इस ऑप्शन से एग्जिट हो जाता है और अपने प्रीमियम का नुकसान कर देता है और इस प्रीमियम का फ़ायदा पुट सेलर को रहता है। सेम अगर अंडरलाइन का प्राइस बढ़ जाता है अक्टूबर के महीने में तो यहाँ पे बायर को नुकसान होता है, तो वो ऑप्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और अपने प्रीमियम का नुकसान कर लेगा और उस प्रीमियम का फ़ायदा पुट सेलर को हो जाएगा। सेम ये वही केस है जैसा कॉल के टाइम में था, बस जस्ट उसका उल्टा हो गया। कॉल के केस में बायर को लग रहा था कि अंडरलाइन का प्राइस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में बढ़ेगा, इसलिए उसने कॉल बाई की थी। उसको फ़ायदा तभी हो रहा था जब अंडरलाइन का प्राइस बढ़ रहा था। जब कॉल के केस में अंडरलाइन का प्राइस सेम था या नीचे गिर गया था, तो इन दोनों केसेस में कॉल बायर ने ऑप्शन को एग्जीक्यूट नहीं किया था और अपने प्रीमियम का नुकसान करवा दिया था। लेकिन उस वाले केस में आप याद कीजिए कि जब कॉल का रेट बढ़ रहा था तो बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा था और कॉल सेलर को अनलिमिटेड नुकसान हो रहा था। अब पुट वाले केस में सब बिल्कुल उल्टा हो गया है। यहाँ पर अगर अंडरलाइन का प्राइस नीचे गिरता है या बहुत ज़्यादा नीचे गिरता है तो पुट बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है और पुट सेलर को अनलिमिटेड नुकसान होना शुरू हो जाता है। लेकिन पुट के केस में अगर अंडरलाइन का प्राइस सेम है या बढ़ जाता है तो दोनों वाले केस में पुट बायर को राइट होता है कि वो ऑप्शन को एग्जीक्यूट करे या ना करे। तो इस वाले केस में वो ऑप्शन को एग्जीक्यूट नहीं करता है और अपने प्रीमियम को नुकसान कर देता है और इन दोनों केसेस में पुट सेलर को प्रीमियम का फ़ायदा हो जाता है। इस स्लाइड पे हम लोग
पुट वाले केस में बायर और सेलर दोनों का पे ऑफ चार्ट देखते हैं। अगर हम ऊपर देखें बायर का पे ऑफ चार्ट को, तो जैसे ही रिलायंस का प्राइस 25-60 रुपये से नीचे गिरना शुरू होता जाएगा, बायर को उतना प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट नीचे सेलर का पे ऑफ है। जैसे ही 25-60 से नीचे रेट गिरना शुरू हो जाएगा, सेलर का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों पे ऑफ जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। अब अगर हम लोग कंक्लूज़न निकालें तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कॉल बाई करनी चाहिए अगर हमें लगता है कि स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पुट बाई करना चाहिए अगर हमें लगता है कि स्टॉक का प्राइस गिरेगा। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पुट को सेल करना चाहिए अगर हमें लगता है कि स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कॉल ऑप्शन सेल करना चाहिए अगर सेलर को लगता है कि स्टॉक का प्राइस गिरेगा। तो ये सब इनका कंक्लूज़न था। अब ऑप्शन के अंदर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। स्ट्रैटेजी का कम्बिनेशन यूज़ करके ही शेयर मार्केट में खेला जाता है। अब अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ होती है, जैसे बुल स्प्रेड, बेयर स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड, स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल। इन सब स्ट्रैटेजीज़ के लिए अलग से वीडियो बने हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।